हम देख रहे थे कि एग्रीकल्चर हमारा हो गया है। सेकंड टॉपिक था हमारा सिलेबस का। अब हम थर्ड टॉपिक देखेंगे, इंडस्ट्री। ठीक है। इंडस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट आप कह सकते हो कि जिससे कि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछा है उन्होंने, तो फर्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आईआईपी, दैट इज कॉल्ड की इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है। इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेसिकली ये जो है एक मंथली इंडिकेटर है, और मंथली रिपोर्टिंग होता है डेटा का यहाँ पे, और ये रिलीज किया जाता है एमओपी की तरह। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। आईआईपी में कौन कौन से इंडस्ट्रीज कवर होते हैं, कब रिलीज करना होता है इस डेटा को, और इन मतलब इस जैसे आईआईपी जो कैलकुलेट करने के लिए जो इंडस्ट्रीज यूज हो रहे हैं उसके साथ क्या वेट्स अटैच्ड हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो अभी मैंने हालांकि उसको जॉट डाउन कर रखा है, तो आपको अभी पता चलेगा। तो आईआईपी जो है कंपाइल होता है, और बेसिकली 42 डेज का मतलब होता है। जैसे अगर आप देखो कि मार्च का अगर आईआईपी निकाल मतलब आईआईपी अगर रिपोर्ट करेगी एमओपी, तो मार्च का रिपोर्टिंग के लिए इसका कह सकते हो कि मार्च का पूरा डेटा उनके पास होगा, और इसका जो रिलीज होगा आईआईपी का डेटा वो होगा 12th ऑफ अप्रैल पे। ठीक है। तो 12th ऑफ अप्रैल को आपका मार्च का आईआईपी का वैल्यू दिया जाएगा। इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज हैं, जो कोर सेक्टर्स हैं, उनका क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है। और अभी उनका एक डिसीजन रिसेंटली आया है कि जैसे ट्रेडिशनली क्या होता था कि 5:30 PM 12th अप्रैल को 5:30 PM पे दे यूज टू रिलीज द डेटा। ठीक है। बट उन्होंने इसको शिफ्ट करके 4 PM कर दिया है। उसका रीजन ये है कि मार्केट जो है मतलब कह सकते हो मार्केट 5:30 तक क्लोज हो जाता है, और 4 बजे अगर डेटा रिलीज करते हैं तो मार्केट भी उस डेटा को देख पाएगी, और जो वोलाटिलिटी है मार्केट में उसको कम किया जा सकता है इस डिसीजन के कारण। ये उनका एक तरह से प्रोपोनेंट था। ठीक है। और एक और चीज की 12th को अगर हॉलीडे पड़ता है तो मतलब प्रीवियस जो वर्किंग डे है, ठीक है, मतलब 12th को अगर हॉलीडे है तो 11th ऑफ अप्रैल को दे विल रिलीज। ऐसा भी उनका रूल है। तो ये इंपॉर्टेंट है आईआईपी के रिगार्ड में। और आईआईपी का दो मेन क्लासिफिकेशन है। ठीक है, पहला सेक्टरल बेस्ड और दूसरा यूज बेस्ड। सेक्टरल बेस्ड में हमारा जो डिवाइड किया जाता है प्रोडक्शन के कैलकुलेशन को, वो है माइनिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। अभी जो करंट आईआईपी सीरीज है उसका बेस ईयर 2011-12 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर ये आईआईपी जो है बेसिकली 839 आइटम को कवर करती है, जो कि इस 3 सेक्टर्स के बीच में डिवाइडेड है। माइनिंग के अंदर 29 आइटम्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 809 आइटम्स हैं, जो कि जैसे 29 आइटम को एक ही ग्रुप में रखा गया, तो इसलिए बोला जाता है कि माइनिंग का जो 29 आइटम्स है उसको एक आइटम ग्रुप कंसीडर किया गया। और मैन्युफैक्चरिंग में टोटल 809 है नंबर ऑफ आइटम, बट इसको ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। मीन इस 809 को हम बांट देंगे 405 ग्रुप्स में। फिर इलेक्ट्रिसिटी का एक आइटम को एक ग्रुप रखा गया। ठीक है। और ये पहले जो हमारा बेस ईयर डेटा, बेस ईयर जो कैलकुलेशन का था 2004-05, उस समय से इंक्रीज हुआ है। पहले 681 आइटम ही था, अब जो है आपका 809 आइटम, 839 है टोटल। ठीक है। और ये टेबल आप देख पा रहे हो यहाँ पे। और इसका वेट इंपॉर्टेंट है, माइनिंग को कैलकुलेट करने के लिए वेट अलॉट हुआ है 14.37। तो आप 14 भी याद रखो, राउंड फिगर, कोई दिक्कत नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग सबसे ज्यादा वेट दिया गया 77.63। फिर इलेक्ट्रिसिटी 7.9। तो फर्स्ट पे मैन्युफैक्चरिंग, देन माइनिंग, देन इलेक्ट्रिसिटी। ये वेटेज का डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये इंपॉर्टेंट है। और आइटम ग्रुप अभी तो आपको देख लिया आपने ऊपर ही। ठीक है। तो टोटल आइटम ग्रुप 407 है। और ये 2004-05 का है। ठीक है, यहाँ पे गलती से 14-15 लिख दिया गया। 2004-05 में आप देखो कि 399 ही था, यहाँ से ये सिग्निफिकेंट चेंज है। 8 ग्रुप आइटम्स बढ़ा दिया गया। और वेट भी जो देखो आप, वेट मोर और लेस सेम है। मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा कम हो गया है पहले के कंपैरिजन में। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन इंपॉर्टेंट रहता है इस केस में, क्योंकि कभी कभी वो पूछ देते हैं कि कितना मतलब बेस ईयर जब 2004-05 था तो क्या वेटेज था। बट आप सेफ साइड में चलो, और इसको तो याद ही रखना पड़ेगा आपको। इसका वेट पूरा तरह से रीसेंट रीसेंट बेस ईयर क्या यूज हो रहा है, कितने ग्रुप्स ऑफ आइटम्स हैं हर एक सेक्टर में, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एक ग्रुप में। तो 29 यहाँ पे है आपका, 29 माइनिंग में है,
आपका मैन्युफैक्चरिंग में 809 है, आपका इलेक्ट्रिसिटी में एक ही है। ठीक है। अब इस फॉर्मूला को यूज करके जो आईआईपी डेटा रिलीज करती है, मतलब इंडेक्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, तो वो आप देखो रीसेंट, अभी नवंबर, रीसेंट तो हालांकि मार्च तक का आ गया है, बट आप इसको ऐसे रखो कि मतलब देखो माइनिंग का ग्रोथ बता रहा है ये, माइनिंग का ग्रोथ आई थिंक दिस वन इज माइनिंग का ग्रोथ दैट इज 1.9%। ये ग्रोथ है प्रीवियस मंथ को करके, ठीक है। फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग है 5.8, आपका इलेक्ट्रिसिटी है 4.4, आपका जनरल ओवरऑल मतलब आईआईपी का ओवरऑल, ये इंडिविजुअल सेक्टर का है बट ये ओवरऑल 5.2 है। ठीक है। वही चीज मैंने लिखा है करंट वेट, वो ऊपर टेबल में भी वही चीज था। ये 3-4 बार पूछता है, मतलब आप इतना रेपिटेशन है ना कि कभी कभी मैं भी, मतलब जैसे मैंने क्या किया है, मैंने किया है कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको, इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि बहुत बार पूछ चुका है यूजीसी नेट, तो आप यही सोचो ना आईआईपी के बारे में, वही चीज मैं स्टार्टिंग से ही बोल रहा हूँ कि फैक्ट्स बहुत सारे हैं, इंडियन इकोनॉमी में बहुत सेलेक्टिव होना पड़ता है आपको, आप सारा कुछ याद नहीं कर सकते हो, आपको बहुत ही क्लियर और टारगेटेड होना पड़ेगा आपके इस प्रिपरेशन के स्ट्रेटजी के लिए। ठीक है, तो इसलिए आप जो एटलीस्ट ये पूरा आप सीरीज देख जाओगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। इंडियन इकोनॉमी में देखो एग्जाम में क्या होता है, इनका मेहनत यही कराते हैं कि जैसे डेटा का जो रिपोर्टिंग है ना वो बहुत ही मुश्किल होता है, मतलब आप जैसे यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे भी रिलीज होता है ना तो उसमें ये डेटा नहीं रहेगा, बहुत ही कोशिश करना होता है, मतलब कुछ एजेंसीज हैं जो कि डेटा जो गवर्नमेंट से मिलता है वो फिर एनालिसिस करती हैं और फिर इस तरह का ग्राफ्स वगैरह बनाती हैं, तो आपको डेटा का सही रिपोर्टिंग खोज पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए मैंने सारे मतलब डेटा जो ऑथेंटिक है, मतलब आप कोई भी ये वेग डेटा नहीं है सारा, वो चीज अपडेटेड होकर के आपको एग्जाम में जाना होता है, तो वो मेन इंडियन इकोनॉमी का ट्रिक है। ठीक है। और बाकी स्टैटिक पार्ट तो स्टैटिक भी चेंज होता है। आप ये देखो ये स्टैटिक नहीं हुआ कि आईआईपी में सेक्टर बेस पे जो है 3 है, ये स्टैटिक है बट इसमें भी डायनेमिक हो जाता है, जैसे वेट जो है चेंज होते रहता है। ठीक है। आप देखो ना बेस ईयर जब 2004-05 था तो ये हालांकि बहुत ज्यादा डायनेमिक नहीं है, मतलब 10 साल के बाद आपको ये चेंज दिखेगा। ठीक है। बट ये डेटा वगैरह तो मंथली चेंजेस होते हैं ना इसमें, तो ये भी अपडेट होना पड़ता है, तो यही चीज इंडियन इकोनॉमी में है। ट्रिक कुछ नहीं है, आपको ये चीज अपडेटेड जो भी ट्यूटर पढ़ा रहा है ये अगर अपडेटेड दे देगा आपका सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। फिर आपका जैसे आईआईपी में एक कोर इंडस्ट्रीज होता है। ठीक है। ये आईआईपी का जैसे 3 मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी है, बट इन तीनों का एमलगमेट करके इसमें एक इंडस्ट्रीज के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशन है कि कोर इंडस्ट्रीज माना गया है। ठीक है। तो वो कोर इंडस्ट्रीज हैं टोटल 8, तो उनके वेट्स पूछते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पेट्रोलियम का हाईएस्ट है 28, इलेक्ट्रिसिटी सेकंड हाईएस्ट, स्टील थर्ड हाईएस्ट, कोल फिर फोर्थ हाईएस्ट है आपका, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर सीमेंट है और फर्टिलाइजर है। ठीक है। फिर आपका यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन, जैसे अभी आपने देखा सेक्टर बेस्ड क्लासिफिकेशन, अभी यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन पे बेसिक गुड्स है, कैपिटल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है, कंज्यूमर ड्यूरेबल है, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल है। जैसे आईआईपी को आप, मैंने बताया ना कि रिपोर्ट जब डेटा होता है तो 2 बेस पे क्लासिफिकेशन होता है आईआईपी का, पहला तो सेक्टर बेस्ड पे आपने देख लिया, दूसरा है यूज बेस्ड पे। कैपिटल गुड्स में वही सिंपल आपका मशीनरी रहता है, इक्विपमेंट या टूल्स जो होते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स में जो आपको पता है कि यूज होता है फाइनल या फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में, रॉ मटेरियल हो गया, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया। कंज्यूमर गुड्स में आ गया फूड, क्लॉथिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स या ऑटोमोबाइल्स। फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मीन्स जिसका लाइफ स्पेन 2-3 साल से ज्यादा, मतलब मोर देन 2-3 ईयर्स होता है कंज्यूमर ड्यूरेबल। ठीक है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल जो कि जिसका शॉर्ट लाइफ स्पेन है और जो कि जल्दी से कंज्यूम कर दिया जा सकता है, कर लिया जा सकता है। प्राइमरी गुड में आपका सिंपली मिनरल है और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। तो ये क्लासिफिकेशन आईआईपी का दिया गया है। यहाँ पे भी यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में आइटम ग्रुप्स आप देख लो, 15 है इसमें, 110 है इसमें, कैपिटल गुड्स में 67, 29, 86, 100, तो टोटल हो गया 407। तो आप देख रहे हो सेम ही है, मतलब यहाँ पे भी वही 407 आइटम ग्रुप्स में हुआ था, बट क्लासिफिकेशन का तरीका अलग है यहाँ पे, सेक्टरल कॉम्पोजिशन, और ये थोड़ा सा जो इंडस्ट्रीज के बेसिस पे है उसमें थोड़ा सा आप ज्यादा बाइफरकेशन देखोगे, देख रहे हो ना 8
कोर इंडस्ट्रीज में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फिर इसी तरह से वेट यहाँ पे आप देखो, प्राइमरी गुड का सबसे ज्यादा है 34, फिर आपका इंटरमीडिएट गुड, फिर कैपिटल नहीं, फिर है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन गुड का, सॉरी, फिर है कंज्यूमर ड्यूरेबल का, फिर है आपका, देखो यहाँ से देखते हैं, फर्स्ट, देन वी हैव सेकंड, फिर थर्ड पे कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल, फोर्थ पे कंज्यूमर ड्यूरेबल, फिर आपका फिफ्थ पे है इंफ्रास्ट्रक्चर, और सिक्स पे कैपिटल गुड, और सेवेंथ एट्थ में बच गया आई थिंक इलेक्ट्रिसिटी और फर्टिलाइजर, जिसका बहुत ही कम वेटेज है, इसलिए इन्होंने मेंशन नहीं किया। इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि देखो कभी भी ये डिसेंडिंग या क्रोनोलॉजी में करने बोलेंगे ना, मैं स्टार्टिंग से आपको बता रहा हूँ कि टॉप फाइव आपको याद रखना है, टॉप फाइव और लोएस्ट और हाईएस्ट, ठीक है, ये क्रोनोलॉजी आपको याद रखना चाहिए। वेट आपको बता दिया मैंने, फिर आपका ओल्ड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट होता नहीं है, बट मैं बस एक रेफरेंस के लिए आपको दे दिया हूँ, ठीक है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है आईआईपी में इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। ये इसलिए इंक्लूडेड नहीं है, आप देखो इंक्लूड इन्होंने नहीं किया है, आप देखो 407 आइटम्स में इसी सब में कंस्ट्रक्शन आपको नहीं दिखेगा। उसका रीजन ये है कि डाटा का अवेलेबिलिटी का कॉन्स्टेंट है। हालांकि जो यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल ऑफिस है वो रेकमेंड करती है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को भी इंक्लूड किया जाए आईआईपी के कैलकुलेशन में, ठीक है। बट हमारे पास डेटा का अवेलेबिलिटी नहीं है, इसलिए जो है हम नहीं यूज करते हैं उसको आईआईपी के रिपोर्टिंग में। फिर अभी लेटेस्ट दिसंबर 2024 का डेटा रिलीज हो चुका है, उसमें यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन पे 3.8% जो है प्राइमरी गुड्स कंट्रीब्यूट कर रहा है ग्रोथ में, 10.3% कैपिटल गुड्स का ग्रोथ है, 5.9% इंटरमीडिएट, फिर 8.3% कंज्यूमर ड्यूरेबल, और कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल निगेटिव ग्रोथ रेट शो किया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना आप। फिर आपका कैपिटल गुड में अगर ग्रोथ है तो इट मीन्स कि फ्यूचर में इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन होगा, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल गुड्स का रिटर्न फ्यूचर में देखने को मिलता है, ठीक है। ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्रीज हैं जैसे हैंडीक्राफ्ट, वो लेबर इंटेंसिव है बहुत ही ज्यादा, क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ही हाई एम्प्लॉयमेंट एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है उसका, मतलब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट को एब्जॉर्ब करता है। फिर आपका मॉडर्न इंडस्ट्री में जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी कैपिटल इंटेंसिव होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव मीन्स की लोअर इंप्लॉयमेंट पर यूनिट कैपिटल, मतलब आप ऐसे समझो कि अगर 10 यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है कोई भी आउटपुट, और उसमें अगर लेबर कैपिटल लग रहा है, तो लेबर उसमें 3 ही लग रहा है, वेयर एज की कैपिटल 7 लग रहा है, तो ये कैपिटल पर यूनिट लेबर इज हाई, इसीलिए इसको बोलेंगे कैपिटल इंटेंसिव। लेबर के कंपैरिजन में कैपिटल का ज्यादा यूज हो रहा है। फिर आपका मुद्रा, मुद्रा लोन जो है एमएसएमई को बेसिकली देने के लिए लॉन्च किया गया था 2015 में। और ये जब एग्रीकल्चर में कैसे केसीसी था, किसान क्रेडिट कार्ड, वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग या माइक्रो स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज हैं उनके लिए मुद्रा स्कीम लॉन्च किया गवर्नमेंट ने 2015 में। और ये भी वही क्रेडिट फैसिलिटी को कह सकते हो कि चैनलाइज करता है, और ये हेल्प करता है बेसिकली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं या इंटरप्राइजेज हैं उनको ग्रो करने में। फिर आपका है एक कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कि वॉलेंट्री नेगोशिएशन भी बोलते हैं, या एडजर्डिकेशन, ठीक है। ये बेसिकली स्टैंडर्ड मेथड्स हैं जो कि रिसॉल्व करते हैं जो भी एमएसएमई या इंडस्ट्रीज का डिस्प्यूट है, ठीक है। तो ये आया हुआ है कभी कभी। फिर आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टील ये प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज किया है 50 टाइम्स, ठीक है, ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन। और इसमें सबसे बड़ा हाथ रहा है हमारा सेल, जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो हमारे नवरत्न थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, आपको पता है 9 इस तरह से की और कोर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, सेल थे, गेल, भेल, प्लस स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऐसे ही कुछ केमिकल इंडस्ट्रीज थे, मिनरल इंडस्ट्रीज थे, तो ऐसे करके 9 की और कोर इंडस्ट्रीज को सेटअप किया गया, जिन्होंने बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट किया, ठीक है। ये 9th प्लान में ये इंडस्ट्री को सिग्निफिकेंटली ग्रो करने का बात किया गया था, और ये आईटी सेक्टर और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हुआ था, क्योंकि आपको पता है इसी समय इकोनॉमिक रिफॉर्म जस्ट 1991 में हुआ था, इसलिए 9th प्लान में इंडस्ट्री पे बहुत ज्यादा फोकस था। फिर 10th प्लान जो था उसमें भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ही हाई रहा, क्योंकि लिबरलाइजेशन कंटिन्यू हो रहा था।
अब कुछ कुछ कमिटीज जो है वो इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलपमेंट के लिए, कुछ कुछ कमिटीज बनाई गई थी। पहला है रंगराजन कमेटी, ये डिसइन्वेस्टमेंट, जो पीएसयूज हैं, जो लॉस मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेक या पीएसयू यूनिट्स थे, उनको बेसिकली बेचा जा रहा था, और इसलिए कहा जा रहा था कि बेच करके उनका जो कह सकते हो कि कोलेट्रल प्रॉफिट, मतलब उनका जो एसेट वैल्यू था उसको गवर्नमेंट ले आ रही थी, क्योंकि वो लॉस मेकिंग पीएसयू से गवर्नमेंट को उससे कोई फायदा हो नहीं रहा था, प्रॉफिट बिल्कुल जीरो चल रहा था, नेगेटिव में चल रहा था। फिर है कार्बे कमेटी, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज, सिडबी आप देखते हो ना, सिडबी जो स्मॉल इंडस्ट्रीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसको रेकमेंड किया था कार्बे कमेटी ने। फिर है आपका आर के हजारी कमेटी और सुबिमल कमेटी, 1967 और 1969 में। इन्होंने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, आपको पता है लाइसेंस राज बहुत ही पॉपुलर है 5 ईयर प्लान्स के बीच में। लाइसेंस राज के कारण ही आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाई, और इसलिए अल्टीमेटली इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा 1991 में। फिर है आपका सेन गुप्ता कमेटी। सेन गुप्ता कमेटी पब्लिक इंटरप्राइजेस को बढ़ावा देती थी। फिर बहुत सारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिसोल्यूशन लाया गया, बट जो इम्पोर्टेंट है वो है 1956 का। ठीक है, इसमें पब्लिक सेक्टर का रोल को बहुत ही ज्यादा दिखाया गया, और इसी समय जो महालनोबिस का मॉडल था कि हैवी इंडस्ट्रीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, बट दे शुड बी कंट्रोल्ड बाय पब्लिक, आई थिंक कि गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड होना चाहिए। ठीक है। फिर आपका एक कैंपेन लॉन्च हुआ था गवर्नमेंट ए प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को, ये डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए, मेक इन इंडिया कैंपेन। इसमें 25 सेक्टर को किया गया था टारगेट। मतलब आप सीधा समझो ना, जैसे आप एप्पल का फोन खरीदते हो, एप्पल का फोन खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि रिसेंटली एप्पल ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बैंगलोर में सेटअप किया है, तो ये मेक इन इंडिया है। मतलब गवर्नमेंट का ये प्लान है कि हम डायरेक्टली फिनिश्ड प्रोडक्ट को बाहर से, फॉरेन से इंपोर्ट ना करें। जैसे एप्पल का या आईफोन का फोन, आईफोन अगर खरीदना है आपको, तो इंडिया में ही उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एस्टैब्लिश करो, और फिर यहाँ से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी फुलफिल होगा, और यहाँ से फिर आप वापस एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही ज्यादा बूस्ट होगा, क्योंकि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा बहुत ही ज्यादा यहाँ पे। समझ रहे हो। फिर आपका 100% एफडीआई परमिट किया गया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इन ऑर्डर टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक सिक कंपनी होता है। सिक कंपनी मीन्स कि दोज हु इक्युमुलेटेड लॉसेस इन एनी फाइनेंशियल ईयर। जो लॉस बेसिकली कोई कंपनी जनरेट कर रहा है वो 50% से ज्यादा है, जो उनका टोटल एवरेज नेटवर्थ है। ठीक है, तो कहेंगे कि वो कंपनी सिक है। और गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल करने के लिए एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बनाया 1987 में, ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका कस्टम ड्यूटी जो है वो लिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, इसमें स्टेट का कोई हाथ नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। फिर सेल्स टैक्स जो है, या इसको स्टेट या लोकल टैक्स भी बोलते हैं, ये बेसिकली शेयर किया जाता है, जो कि अब जीएसटी के अंदर डाल दिया गया है। तो एक तरह से आपको पता है जीएसटी आने के बाद वन नेशन वन टैक्स का थोड़ा सा कह सकते हो कि गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव है। बट आप देखो कि कस्टम ड्यूटी अभी भी अलग है, ये जीएसटी में सब्ज्यूम नहीं है। जीएसटी में सेल्स टैक्स और ऑक्ट्रेव करके था, ये स्टेट लेवल का टैक्स था या लोकल टैक्स था, ये जीएसटी में दिया गया। एक्साइज को अभी भी स्टेट और इसके बीच जो है शेयर किया जाता है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच। जीएसटी का कुछ फीचर है, डुअल स्ट्रक्चर, सेंट्रल और स्टेट जीएसटी है, सीजीएसटी बोलते हैं और इसको एसजीएसटी बोलते हैं। फिर आपका डेस्टिनेशन बेस्ड मीन्स टैक्स जो है कलेक्ट तो सेंटर करेगी, बट ये कंज्यूमिंग स्टेट के पास चला जाएगा। अल्कोहल को एक्सक्लूड करता है, ये अभी भी स्टेट के कंट्रोल में है। ठीक है। फिर है आपका टेक्सटाइल सेक्टर। टेक्सटाइल सेक्टर एक्सपेंड कर रहा है विद जीडीपी ग्रोथ। क्यों? क्योंकि इंडिया में फैशन का डिमांड भी बढ़ रहा है, और यहाँ के जो फैशनेबल आप कह सकते हैं क्लोथ हो, वो उसका फॉरेन डिमांड भी बढ़ रहा है। आपको डिसइन्वेस्टमेंट का एडवोकेशन जो है यशवंत सिन्हा ने किया था, वो पब्लिक वेलफेयर और मार्केट इफिशिएंसी के लिए। ठीक है, ये 1998 और 2002 के बीच में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमएसएमई का न्यू जो कह सकते हो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का जो लिमिट है, अभी पहले 1 करोड़ था इन्वेस्टमेंट का लिमिट, अब 2.5 माइक्रो का कर दिया है। स्मॉल में 25 अब हो गया है, और मीडियम का 125 हो गया है, 50 से बढ़ के।
टर्नओवर का लिमिट 5 से 10 करोड़ कर दिया गया, 50 से 100 कर दिया गया है, 250 से 500 कर दिया गया है मीडियम इंटरप्राइजेस का। ठीक है, ये इस यूनियन बजट जो अभी 2025 में आया है उसके थ्रू रिवीजन कह सकते हो कि रिवाइज्ड आपका एमएसएमई का जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर का लिमिट है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है आपका सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में आपका जो मतलब कह सकते हो कि जो इंपॉर्टेंट चीजें यूजीसी नेट ने पूछ रखी है वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो आपको पता है कि इंडिया सेक्टोरल स्टैट्स करके आपको पहले ही बता दिया हूँ, क्योंकि इसलिए बता दिया क्योंकि एक ही जगह पे डेटा अवेलेबल था, तो इसलिए मैंने सोचा कि एक बार में ही आपको सारा सेक्टर उसी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आपको दिखा दिया जाए। ठीक है। सर्विस सेक्टर में एनटीपी का पॉलिसी पॉपुलर है, बहुत ही आता है, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी। ये बेसिकली लाइसेंसिंग, पोर्टेबिलिटी और ब्रॉडबैंड का एक्सेस के लिए बनाया गया था कि ये चीज। और इसमें बेसिक गुड्स इंडस्ट्री को क्लासिफाई नहीं किया जाता, मतलब टेलीकॉम जो है बेसिक गुड्स इंडस्ट्री में नहीं आता, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आपका फाइनेंसिंग और बिजनेस सर्विसेज जो है वो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है सर्विस सेक्टर में। अगर आप जैसे जीबीए था ना, हमने पढ़ा था जीबीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड, तो ग्रॉस वैल्यू एडिशन सर्विस सेक्टर का ओवरऑल पढ़ा था हमने, बस सर्विस सेक्टर में भी फाइनेंस और बिजनेस सर्विसेज जो है सबसे ज्यादा जीबीए को कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, ये तो हमने देखा है, सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट मोस्ट टू द जीडीपी बट नॉट टू एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में अभी भी एग्रीकल्चर लीड कर रहा है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अभी भी बहुत ही स्लगिश ग्रोथ कहते कह सकते हो। इसीलिए जो है इंडिया को, आपको बताया था मैंने, इंडिया के ग्रोथ को जॉबलेस ग्रोथ बोला जाता है, सिर्फ इसी रीजन से। क्योंकि नॉर्मली आप देखोगे कि कोई भी कंट्री अगर ग्रोथ के पाथ पे है तो वहां का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट को जनरेट करता है, बट इंडिया में उल्टा है, सर्विस सेक्टर सबसे कम और एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा जनरेट कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग स्लगिश ग्रोथ है, मतलब एवरेज है। फिर आपका 23-24 में सर्विस सेक्टर देख लो, आप यहीं से देख लो, 54.72%, मोर देन हाफ जो है जीवीए को सर्विस सेक्टर कर रहा है। तो ये डेटा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंडस्ट्री सेक्टर 27.62%, एग्रीकल्चर एंड एलिड ये देखा था हमने 17.6%। फिर आपका सर्विस सेक्टर 54.61% एंड इंडस्ट्री सेक्टर 30.87, एग्रीकल्चर एंड एलिड 14.52%। ये यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, ये आपका जो करंट, ये आप हालांकि करंट वाला ही याद रखो, क्योंकि इसका रिपोर्टिंग में करंट वाला ही ज्यादा पूछता है। मतलब ये जो जीवीए जो है करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया हुआ है और ये कांस्टेंट प्राइस पे, आप देख लो सबका परसेंटेज दिया हुआ है, ये डिस्कस कर लिए हैं हम लोग। ठीक है, तो ये था आपका इंडस्ट्री और पूरा सर्विस सेक्टर जो कि यूजीसी ने जहां तक पूछा है। हालांकि कम है, एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा पूछते हैं ये लोग आपको, इसलिए आपको आप देखोगे कि ये लेक्चर एग्रीकल्चर वाले में सबसे ज्यादा टाइम लिया है। इंडस्ट्री में आईआईपी इंपॉर्टेंट है और सर्विस सेक्टर में सिर्फ ये जीबीए कंट्रीब्यूशन ज्यादा इंपॉर्टेंट। बट इन जितने भी टॉपिक अभी आपको कराया मैंने, जो पॉलिसीज थे इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के, वो इंपॉर्टेंट है, मतलब उनसे पूछा हुआ है, 2-3 बार 4 बार भी पूछा हुआ है। और इससे अलग नहीं पूछते हैं ये लोग, ये अच्छी चीज है यूजीसी नेट से। इसलिए मैं बार बार आप पे इम्फेसिस कर रहा हूँ कि आप इस मैराथन को आप या तो एक दिन पहले और एक सप्ताह पहले 2 से 3 बार आप देख लेना, मतलब याद हो जाए आपको। बस मैं ये चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको कहीं डेटा का सोर्स के लिए नहीं जाना पड़ेगा, सारा अपडेटेड डेटा मैंने इसमें लेक्चर में करवा दिया है आपको।